यूट्यूब चैनल अमर सर आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो जो डाला था उसमें लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ के संबंध में कुछ बातें रह गई थी और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं अभी उस चीज़ को मैं अभी पूरा करने जा रहा हूँ। तो चलिए, लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ, लोकतंत्र के भूत स्तंभ। जैसा कि पिछले में वीडियो में बताए थे कि 3 आधारभूत स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, यानी लोकतंत्र के 3 आधारभूत स्तंभ हैं। पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि विधायिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का कार्य बने हुए कानून को लागू करना, कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य न्याय करना। अर्थात विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून को लागू करना और न्यायपालिका न्याय करना। अगर कोई दिक्कत आ रही है कानून को लागू करने में या कोई व्यवधान उत्पन्न हो रही है तो न्यायपालिका उसमें न्याय करेगी। तो 3 चीज़ देखें लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ के अंतर्गत, विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका। अब हम इस विधायिका को 2 भागों में बांटेंगे। विधायिका 2 तरह के हैं। एक केंद्रीय विधायिका, और दूसरा राज्य विधायिका। यानी विधायिका 2 प्रकार के, एक केंद्रीय विधायिका, दूसरा राज्य विधायिका। अब ये केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत संसद आता है और राज्य विधायिका के अंतर्गत राज्य विधान मंडल। यानी केंद्रीय विधायिका के अंतर्गत संसद और राज्य विधायिका के अंतर्गत राज्य विधान मंडल आते हैं। अब हम देखते हैं कि संसद के 2 सदन होते हैं। एक होते हैं लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो संसद कितने भाग? 2, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। अब राज्य विधान मंडल के अंतर्गत 2 सदन होते हैं। एक होते हैं विधानसभा और दूसरा होता है विधान परिषद। तो हम देखें केंद्रीय विधायिका, इसे संसद भी कहते हैं, उसके 2 सदन, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। राज्य विधान मंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। तो हम देखें केंद्रीय विधायिका 2 भागों में बटा। एक संसद के रूप में, संसद के अंतर्गत 2 लोकसभा और राज्यसभा, और राज्य विधान मंडल के अंतर्गत 2 सदन देखे, विधानसभा और विधान परिषद। अब हम देखते हैं कि ये तो विधायिका हो गया और ये हो गया विधायिका। अब हम देखते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका
कार्यपालिका। कार्यपालिका के भी अंतर्गत दो भाग हैं। एक का हुआ केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, एक है राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भी दो भाग में है, एक केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य कार्यपालिका। अब देखते हैं केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, कौन कौन आते हैं। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, महान्यायवादी। अब देखते हैं कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन, एक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। यानी केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। तो क्वेश्चन आता है कि केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो यही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कई एग्जामों में कि केंद्रीय कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो यही सारे को आपको दिमाग में रखना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और महान्यायवादी, यानी भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये देखें आप केंद्रीय कार्यपालिका। अब हम देखते हैं राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। तो केंद्रीय कार्यपालिका के अंतर देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, महान्यायवादी। उसी प्रकार राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता। यानी राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। तो हमने देखा केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य और भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी। यानी केंद्रीय कार्यपालिका के ये सारे सदस्य हैं। वहीं राज्य कार्यपालिका के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और राज्य के महाधिवक्ता। तो हमने देखा विधायिका दो तरह के हुए, एक केंद्रीय और एक राज्य। तो केंद्र के अंतर्गत संसद, लोकसभा तथा राज्यसभा और राज्य के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद। और राज्य और कार्यपालिका के अधीन केंद्रीय कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य और भारत के महान्यायवादी। वहीं राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता आते हैं। कार्यपालिका, कार्यपालिका को आपने देखा दो प्रकार, एक केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका
और दूसरा आपने देखा राज्य कार्यपालिका। राज्य कार्यपालिका यानी एक देखे कार्यपालिका के अंदर केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा राज्य कार्यपालिका। अब जो देखना है, कार्यपालिका भी दो प्रकार के होते हैं। एक अब जो केंद्रीय, अब कार्यपालिका दो भागों में विभक्त हुआ। एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका, और एक अस्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। पहले देखा था केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका। अब देखना है कार्यपालिका पुनः दो भागों में, एक अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। तो अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य। तो हमने देखा अस्थायी कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य। इनको अस्थायी इसलिए कहा जाता है कि ये सभी 5 वर्ष के लिए ही बनते हैं, या 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हट सकते हैं। तो इनका पद कैसा है? अस्थायी है। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्षों के लिए। और कोई स्थिति ऐसा उत्पन्न हो जाए जिसके कारण इन्हें 5 वर्ष पहले भी इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इस तरह से ये सब क्या है? अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो क्वेश्चन पूछता है, ये अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, क्योंकि ये इनका पद अस्थायी है, 5 वर्ष के लिए है। अब देखें अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य कौन हैं? जो 60 से 62 वर्ष की आयु तक, 60 से 62 वर्ष की आयु तक अपने पदों पर बने रहते हैं, अपने पदों पर बने रहते हैं। यानी अस्थायी कार्यपालिका लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित विद्यार्थी, चयनित अभ्यर्थी अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। जैसे राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी। तो कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य के रूप में लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी आते हैं। जैसे मान चलिए यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे के सारे अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य हैं और उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष है। इसलिए 60 से 62 वर्षों तक वे कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। वही कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य के रूप में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, ये सारे के सारे कार्यपालिका के अस्थायी सदस्य हैं। इसलिए क्योंकि इनकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए ही होती है। वही अस्थायी कार्यपालिका के सदस्य 60 से 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं, लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित होते हैं। जैसे यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ईटीसी। वही
स्टेट पीसीएस के द्वारा, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा एसडीएम, बीडीओ, डीवाईएसपी, तो इस तरह से ये राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी। तो हमने देखा कार्यपालिका दो तरह के, अस्थायी, अस्थायी। अस्थायी के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य जो 5 वर्षों के लिए ही नियुक्त होते हैं। और वही अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो 60 से 62 वर्ष की आयु तक रहते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी, राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित अभ्यर्थी, जैसे यूपीएससी के द्वारा आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, वहीं राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा एसडीएम, बीडीओ, डीवाईएसपी आते हैं। तो इस तरह से हम देखें कार्यपालिका का 2 प्रकार, एक देखें केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा देखें राज्य कार्यपालिका। पुनः कार्यपालिका के 2 प्रकार, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। हमने देखा कार्यपालिका के 2 प्रकार, अस्थायी और अस्थायी। पुनः कार्यपालिका के 2 प्रकार देखें, एक देखें केंद्रीय कार्यपालिका और एक राज्य कार्यपालिका। एक देखें केंद्रीय कार्यपालिका और दूसरा देखें राज्य कार्यपालिका, राज्य कार्यपालिका। तो अब क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका के वो कौन से सदस्य हैं जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी मेंबर हैं, या विधायिका का कौन से सदस्य हैं जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्य, प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का भी सदस्य होते हैं, कार्यपालिका का भी सदस्य होते हैं। यानी प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका का सदस्य होते हैं। जब वो संसद में बैठेंगे प्रधानमंत्री तो कानून बनाएंगे, मंत्री परिषद कानून बनाएगी। जब वह संसद में बैठेगी तो जब वह कार्यपालिका के रूप में अपने विभाग में बैठेगी, जब कार्यपालिका के सदस्य के रूप में अपने विभाग में बैठेगी तो वह कार्यपालिका के सदस्य होंगे, कार्यपालिका के सदस्य होंगे। यानी कानून जब बनाएंगे तो विधायिका का सदस्य, जब उस कानून को लागू करेंगे तो कार्यपालिका का सदस्य। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद के सदस्य विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के भी सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है कि कौन ऐसे पद हैं जो कार्यपालिका के साथ विधायिका के भी सदस्य हैं, कौन ऐसे पद हैं जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के सदस्य हैं। तो कौन है? प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के सदस्य। तो आपने देखा विधायिका के 2 प्रकार, एक केंद्रीय विधायिका, दूसरा राज्य विधायिका, और कार्यपालिका का भी 2 प्रकार आपने देखा, एक केंद्रीय कार्यपालिका, दूसरा राज्य कार्यपालिका। और फिर पुनः कार्यपालिका के 2 भाग देखें, एक अस्थायी कार्यपालिका और एक अस्थायी कार्यपालिका। और कार्यपालिका के 2 पद देखें, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के सदस्य जो विधायिका के साथ साथ कार्यपालिका के भी सदस्य हैं। अर्थात जब वो कानून बनाएंगे तो संसद में होंगे, जब वो उस कानून को लागू करेंगे, जब वो कानून बनाएंगे तो संसद के सदस्य होंगे, विधायिका के सदस्य होंगे, और जब उस कानून को लागू करेंगे तो कार्यपालिका के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों को आपने देखा। अब आपको तीसरा जो है वो न्यायपालिका के संदर्भ में मैं कल ही कुछ बता चुके हैं कि न्यायपालिका के संबंध में मैं कल बता चुके हैं
कि भारत की न्यायिक व्यवस्था कैसी है, एकीकृत है, शीर्ष पर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है, मध्य में कौन है, हाई कोर्ट है, और आधार यानी नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो न्यायिक व्यवस्था कैसी है, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, मध्य में हाई कोर्ट और आधार में सबसे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी मेरी न्यायिक व्यवस्था का जो आकार है वो पिरामिड नुमा है, पिरामिड नुमा, पिरामिड नुमा। यानी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी न्यायिक व्यवस्था की आकृति कैसी है, तो आकृति कैसी है, पिरामिड नुमा। यानी इस पिरामिड का जो आकृति है ये त्रिभुजाकार, इसके शीर्ष पर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, उसके मध्य में कौन है, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और सबसे नीचे कौन है, अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो किस तरह की आकृति बनी, ये पिरामिड नुमा। तो अब देखते हैं, हम कल ही बता चुके हैं कि संविधान का संरक्षक, संविधान का संरक्षक, संविधान के अंतिम व्याख्याकर्ता, अंतिम व्याख्याकर्ता सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है। ये मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ एकीकृत व्यवस्था के बारे में, और संविधान के संरक्षक के रूप में और अंतिम व्याख्याकर्ता के रूप में, और इसकी आकृति कैसी है, पिरामिड नुमा है। तो अभी हम एक रिसेंट में, अभी 2019 में एक अनुच्छेद 35A काफ़ी चर्चा रहा, जिसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया। यह जम्मू कश्मीर के संबंध में था कि ये अनुच्छेद जो था, इस अनुच्छेद को पारित करने के लिए कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। ये सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा आदेश के रूप में इसे लागू कर दिया गया था 1954 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद। और एक अनुच्छेद है संविधान में 368, जो संविधान संशोधन करने के संदर्भ में है। तो इस अनुच्छेद का अनुसरण नहीं किया गया था 335A को बनाने के लिए। ये सिर्फ एक राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इसे लागू कर दिया गया। तो संविधान कहता है कि किसी भी विधि को बनाने के लिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या किया गया था कि सिर्फ 1954 में जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री के नेतृत्व, उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आदेश के रूप में ये 35A को 1954 में लागू कर दिया गया। लेकिन बाद में ये समस्या उत्पन्न हो गई कि संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। तो बाद में इस कितने बार सुप्रीम कोर्ट में केस गई कि ये भी जो कानून बना है ये 368 के आधार पर नहीं बना है। यानी संविधान का जो 368 संशोधन, जो संविधान में जो 368 अनुच्छेद है, संविधान संशोधन करने के संदर्भ में है। तो इस अनुच्छेद के अनुसार कि कोई भी विधि तब बनती है जब लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते। लेकिन इसको बनाने में ये किसी भी प्रकार का ये 368 के अनुसार जो प्रक्रिया है उसको नहीं अपनाया गया, जिस आधार पर इसे 5 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब ये था क्या, ये अनुच्छेद 35A ये जम्मू कश्मीर के विधानमंडल को ये अधिकार देता था कि वहाँ का अस्थाई निवासी कौन होगा। इस तरह से दोहरी नागरिकता के संदर्भ में आ जाता था। इसलिए और इसको बनाने में कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। एक राष्ट्रपति के आदेश के आधार पर इसे 1954 में लागू कर दिया गया, जिसके आधार के बाद में सुप्रीम कोर्ट में बार बार इस तरह के केस जाते थे कि इस अधिनियम को बनाने में कोई संवैधानिक प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय एक संविधान का संरक्षक है, तो संविधान के विरुद्ध ये था, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे 5 अगस्त
2019 को निरस्त कर दिया। तो आपने देखा लोकतंत्र के आधारभूत स्तंभ, 3 स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों के संदर्भ में मैंने व्याख्या कर दिया कि किसका क्या कार्य है और किस तरह से वो काम करती है। और अंत में मैंने सर्वोच्च न्यायालय का जो संविधान के संरक्षक का रूप में उसे अधिकार मिला है, उसके आधार पर रिसेंट में जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया संविधान के संरक्षक के हैसियत से 35A जो जम्मू कश्मीर में लागू था, उसको 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। तो अब आज यहीं तक, अब नेक्स्ट वीडियो फिर हम डालेंगे। आज रक्षाबंधन है, इसके अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।